भाषा, व्याकरण और लिपि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने भाव, विचार, अपना सुख दुख व्यक्त करने के लिए अपने जो विभिन्न तरीकों से वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है, या तो वो मौखिक रूप में या लिखित रूप में या किसी संकेत के द्वारा। या हम कई बार कहते हैं कि आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, इसका मतलब है हमारे भावों से, हमारे एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि हमारे भाव व्यक्त हो रहे हैं, हमारे विचार व्यक्त हो रहे हैं। और यही भाव और विचार व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है, क्योंकि वही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाष मीन्स होता है बोलना, अर्थात हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर या संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, और यही भाषा कहलाती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। आप परिभाषा में लिखेंगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा की इसी श्रृंखला में अब हम पढ़ेंगे भाषा के भेद, भाषा के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में पढ़ाते समय ही बताया कि हम अपने विचारों को या तो बोलकर या लिखकर या संकेतों से पहुंचाते हैं, अर्थात 3 भेद हो गए भाषा के। 3 भेद, आपको बहुत जगह 2 ही भेद मिलेंगे, लिखित और मौखिक, लेकिन यहाँ भाषा के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं भाषा के। पहला है, सबसे पहले जो हम होता है वो है मौखिक। वो क्यों होता है सबसे पहले मैं भी बताऊंगी आपको। दूसरा होता है लिखित रूप, और तीसरा होता है सांकेतिक रूप। अब देखिए, सबसे पहले जो मौखिक रूप है वो किस तरह से पहले क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जन्म ही लेता है, और धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है तो वो ऐसे कुछ शब्द हमें कहता है या बोलता है जो वो लिख नहीं सकता, सिर्फ बोल ही सकता है अपने मुंह से। सिर्फ वो या तो अपने संकेतों से या सिर्फ बोलकर ही वो अपनी माँ के सामने या अपने आसपास जो रहते हैं उनके सामने अपने विचारों को व्यक्त करता है। अर्थात जो सबसे पहले अगर भाषा का जन्म हुआ है तो वो है मौखिक, क्योंकि पहले लिखित रूप तो था ही नहीं, कभी भाषा लिखित में थी ही नहीं। तो जो बोलकर जो चिन्ह जो बोलकर हम समझते थे, या तो संकेत थे या बोलकर, अर्थात पहला जो है वो है मौखिक रूप। अब जब हमारा धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, और धीरे धीरे भाषा लिखित रूप में आई, और लिखित रूप में जब आई तब हम एक दूसरे को अपने भाव और विचार लिखकर प्रकट करने लगे, वो है भाषा का लिखित रूप। और जो सांकेतिक रूप है वह भी सबसे पुराना है और प्राचीन है, और इसको हम बहुत पुराने टाइम से काम लेते आए हैं, लेकिन अब यह हर चीज में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसे कूट भाषा कहते हैं। जैसे कोड वर्ड्स आपने देखा होगा, जो हमारा सेना है उसमें कोड वर्ड्स, बैंक में कोड वर्ड्स, हर जगह पासवर्ड्स, कोड वर्ड्स आपने देखे होंगे। ये सब कूट भाषा के रूप में सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता है। और यातायात के नियमों में आपने देखा होगा कि कुछ संकेत बने होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के भाषा जो है वो बहुत व्यापक है, वो कोई इतना सा संकुचित क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत रूप है इसका, और उसका जो एरिया है उसको वो क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं, जो हम अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर इस भाषाओं को बोलकर प्रयोग में लेते हैं। भाषा के प्रकार के बाद हम पढ़ते हैं भाषा के कुछ अंग होते हैं। भाषा के अंगों में उसकी ध्वनि, यानी जिस आवाज, जो अगर आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? आवाज बिना तो हम उसे व्यक्त कर ही नहीं सकते। तो उसकी ध्वनि, वर्ण, जो अक्षर हम बनाते हैं वे वर्ण, शब्द जो हम वर्णों से जोड़कर बनाते हैं और एक शब्द का रूप देते हैं वे शब्द, और फिर शब्दों से जोड़कर हम बनाते हैं वाक्य, और उससे हम
उन सबको लिखने के लिए हम जिसका सहारा लेते हैं वो होती है हमारी लिपि। तो हमने जब देखा कि भाषा के अंग में सबसे पहले इन सबका लिया जाता है, लेकिन हम बोली बहुत सारी जगह देखा है हमने बोली का प्रयोग किया जाता है। तो बोली एक क्षेत्रीय रूप है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आपने सुना होगा बोली जैसे ब्रज भाषा है, लेकिन अब भाषा का रूप आ गया है ब्रज, क्योंकि उसमें साहित्य रचा गया है। लेकिन ये ब्रज की जो हमारा क्षेत्र था, क्षेत्र वाइज इसका जो है विकास हुआ और इसको बोली कहा गया। ऐसे ही हम थोड़ी दूर चलते हैं तो हर जैसे 4 कोस पर वाणी बदले और 5 कोस पर पानी, 4 कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी। तो वाणी बदल जाती है, इसका मतलब है कि कुछ ही दूर पर पानी बदलता है वहीं वाणी भी बदलती है। वाणी बदलने का मतलब है जहां हम देख रहे हैं कि जहां पानी बदल रहा है, अर्थात थोड़ी दूर पर जाकर पानी भी बदल रहा है, वहां बोली भी बदल जाती है। जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा आगे चले, मान लो हम भरतपुर से थोड़ा आगे चले, महुआ चले, तो हम देखेंगे महुआ की भाषा यहाँ की भाषा से भिन्न है, बोली भिन्न है। तो मतलब वहां का जो क्षेत्रीय रूप है उसका जो बोली जा रही है वो या तो ढूंढानी बोली का मिक्सअप है, यानी ब्रज और ढूंढानी का मिक्सअप हो जाता है। तो धीरे धीरे ये भाषाएं बोली में अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग में ली जाती हैं। गढ़वाली बोली है, ब्रज बोली है, राजस्थानी बोली है, वो बोली अलग अलग उस क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। ध्वनि मैंने आपको बताया कि जैसे हम किसी भी वर्ण अक्षर को लिखने के लिए सबसे पहले हमें ध्वनि चाहिए होती है, क्योंकि बिना ध्वनि के हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमें क्या लिखना है। अगर हमें उस ध्वनि की जब हमें सुनाई देगी तो हमें मालूम चलेगा कि हमें ये अक्षर या वर्ण लिखना है। तो ध्वनि के इसी तरीके से 2 रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो 2 ध्वनि है, या तो हमें सही अर्थ में कोई चीज सुनाई दे रही है या निरर्थक, कोई उसका अर्थ नहीं है ऐसी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। तो वे ध्वनियां हमें निरर्थक ध्वनियां होती है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। एक ध्वनि होती है सार्थक, जिनका अर्थ सहित है, वे अर्थ देती हैं, वे ध्वनियां सार्थक ध्वनि कहलाती हैं। जैसे हमने कहा टेबल, हमने कहा लड़का, जैसे कहा कुर्सी, चाय। हम बोलते चाय वाय, वाय क्या है, कुछ नहीं, निरर्थक ध्वनि है। ऐसे ही फड़फड़, पड़पड़, पटपट, क्या है ये सब, ये निरर्थक ध्वनि है, इनका कोई अर्थ नहीं है। जिन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक ध्वनि कहलाती हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने भाषा, उसके भाषा के रूप, बोली, बोली के अंग और ध्वनि के रूप, यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब आपकी जो किताब है उसमें है अगला जो है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने माँ से सीखता है, अपनी माँ के साथ रहकर सीखता है। अगर मान लीजिए उसकी माँ पंजाबी है या पंजाब से बिलोंग करती है, तो उसे पंजाबी भाषा अपने आप ही आ जाती है। क्यों? कि वो रोजाना उसे सुनता है और रोजाना उसका अनुकरण करता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो हम भाषा का प्रयोग हो रहा है मातृभाषा में भी हिंदी का प्रयोग है, लेकिन जिस भाषा से उसकी माँ का संपर्क रहता है वही उसकी मातृभाषा होती है। बच्चा उसे उसके अनुकरण से, माँ जब उसे रोज बोलती है या रोजाना उससे वार्तालाप होता है या माँ उसे रोजाना प्रयोग में लाती है, उस भाषा को वो अपने आप अनुकरण से सीखता है, वही मातृभाषा कहलाती है। अब इसी से आगे हम आपके जो चैप्टर में जो अगला पॉइंट है वो है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा में हमारा जो हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुसार 343 अनुच्छेद के अनुसार जो हमारी हिंदी भाषा है उसे 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में राजभाषा का रूप दिया गया था। राजभाषा के रूप में उसे हमारा सम्मान मिला था और इसीलिए हम उस दिन हिंदी दिवस के रूप में उसको हम 14 सितंबर को मनाते हैं। आपने देखा होगा हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, अपने स्कूल में होते हैं तो एक पखवाड़ा, 15 दिन का पखवाड़ा जब हम मनाते हैं उसमें अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं। वो इसीलिए कराते हैं कि उस दिन हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। तो राष्ट्रभाषा के जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया आपका। तो इसी में अब आगे आपको पॉइंट वाइज सारे परिभाषा समेत लिखने हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इसी का अगला जो टॉपिक है आपका, जैसे हिंदी भाषा में भाषा लिपि और व्याकरण। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में व्याकरण।
ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा, आप पढ़ते रहिएगा और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।